वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का फिजिकल ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी आंतरिक संरचना के क्या क्या स्रोत हमें पता चल सकता है। तो दो प्रकार से हमें जानने को मिलता है। एक प्रत्यक्ष कि अंदर में पृथ्वी के अंदर में क्या है, एक अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो इन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है पृथ्वी के प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस गेंद है या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग या मैग्मा याद है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है अत्यंत गर्म और इसकी घनत्व जो है अत्यधिक है। ताप एवं घनत्व अत्यधिक होने के कारण कोई अंदर जा नहीं सकता। तो इसके बारे में ज्यादा अनुमान जो है अंदर से निकले लावा और मैग्मा के लावा से ही लगाया जा सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगार्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। तो मानव जीवन अपनी क्षेत्रीय भू आकृति, जैसे भू आकृति रहेगा वैसा मानव जीवन अपना लाइवलीहुड बनाएगा। जैसे कि अगर बात करें, अगर वह नदी किनारे है तो वह खेती करेगा, पहाड़ों में है तो कुछ बागवानी करेगा, और कुछ पठारी में है तो और कुछ करेगा। इस हिसाब से मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर पट्टी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित। भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। पृथ्वी की त्रिज्या 6,370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6,370 किलोमीटर है। पृथ्वी के आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके और वहां के पदार्थों का नमूना प्राप्त कर सके। यह आवश्यक बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषणों पर आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं
और वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें। तो प्रत्यक्ष स्रोत में जब आसानी से ठोस पदार्थ धरातली चट्टान है, अर्थात वे चट्टान जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है और खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र प्रवेधन, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, व समन्वित महासागर प्रवेधन, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित साधारण जानकारी प्राप्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है या प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है, यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्सेस पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। तो पहले जो है इसकी जानकारी जो है चट्टानों से है, दूसरी में ज्वालामुखी उद्गार से है, जो कि मैग्मा। लेकिन हाँ, मैग्मा कितनी गहराई से आ रहा है ये बात का पता नहीं लगाया जा सकता। और साथ ही अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम बात करें तो भूकंप जो आती है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है। खनन क्रिया से पृथ्वी के धरातल गहराई, तापमान में दबाव वृद्धि होती है। उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराती कभी कभी धरती तक पहुंचती। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। ये उल्काएं वैसे पदार्थ से बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी का आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों व गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। गुरुत्व का मान के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर का
पदार्थ का असमान वितरण भी भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूगर्भपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूगर्भपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के विवरण की जानकारी देते हैं। चुंबकीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होते हैं? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूगर्भपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय का घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र वह सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। भूकंपीय अर्थक्वेक वेव सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इस अध्याय में आप आगे की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तंत्रों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र कर्व दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगें और धरातलीय तरंगें। इसको बॉडी वेव भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय तरंगें को सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के विमुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों पर गुजरने पर परिवर्तित होता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन तथा आवर्तन रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भिक तरंगें की भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें P और S के नाम से जाना जाता है। P तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। P तरंगें ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजर सकती है।
एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। सेकेंडरी एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है यह है कि केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। एस तरंगों की यही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता से वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर लौट आती हैं, जबकि आवर्तन रिफ्रैक्शन की तरंगे कई दिशाओं में बदलती रहती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इसमें इमारत गिर जाती है। भूकंपी तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगों के संचित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचारित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगें संचरण गति में समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। तथापि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होते। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ तक भूकंप आ रहे हैं यहाँ तक, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भूकंप नहीं पहुंच पाएगा उसे छाया तरंग क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ब और में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 किलोमीटर भीतर किसी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अभिकेंद्र से 45 डिग्री से परे पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों का अभिलेखित नहीं करते हैं। तब वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन है। 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा होता है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक होती है। अगर आपको भूकंप अभिलेख का पता चले तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। भूकंप के प्रकार समान विवर्तनिक टेक्टोनिक पृथ्वी भूकंप अधिक आते हैं। ये भूकंप
भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी वोल्केनिक समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी तक सीमित होते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी-कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। कभी-कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि के कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की अपनी स्क्विटल रिएक्टर के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 1 तक होती है। आघात की तीव्रता व गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्केली के नाम पर आधारित है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि निर्धारित करती है। इसकी गहराई का 1 से 12 तक होती है सेंटीमीटर। भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना, धरातल विसंगति, ये सब जो है क्या बोलते हैं, भूकंप के कारण होता है। भूकंप के कारण उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले 6 प्रकार के स्थल रूपों को देखा जा सकता है, जबकि अन्य क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है कि सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं और जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से पर 5 से अधिक है, तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के विवरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम है, जो 1 से 2 वर्ष में एक ही बार आता है, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस करा देते हैं। पृथ्वी की संरचना भूपर पट्टी या ठोस पदार्थ का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है। इसमें जल्दी टूट जाने के कारण प्रवृत्ति पाई जाती है।
पृथ्वी की संरचना के बारे में अगर बात करें तो भूगर्भपट्टी यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। अगर ये समझो कि ये पृथ्वी है तो भूगर्भपट्टी यहाँ पे क्रस्ट सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर ब्रिटल भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूगर्भपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों की भूगर्भपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागर के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर होती है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूगर्भपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूगर्भपट्टी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूगर्भपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है और महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मेटल तो क्या होता है कि ये जो है ये प्रॉपर्टी क्रस्ट है, उसके नीचे मेटल है, उसके नीचे क्रूड है। तो सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, भूगर्भपट्टी कहलाती है, उसके नीचे मेटल, उसके नीचे क्रूड। भूगर्भपट्टी के प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह मोहो असंतात्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल की ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल अस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। अस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूगर्भपट्टी की घनत्व से अधिक है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। भूगर्भपट्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। उसके बाद है क्रूड जो मेटल के बाद की अवस्था। जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपी तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रूड को समझने में सहायता की है। क्रूड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रूड आउटर क्रूड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रूड ठोस अवस्था में है। मेटल व क्रूड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इससे पता चलता है कि क्रूड भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल व लोहे फेरम का बना है, जिसे नीफे नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्वरूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है।
जब यह भूपर पटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मालवा, ज्वलखंड, खंडाश्मी, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप की ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट में से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नाली का वेंट से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों के से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोन बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। मिश्रित कंपोजिट वोल्केनोज। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा पदार्थ उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंड, अश्मि, पायरोक्लास्टिक पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचता है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखियों के रूप में देखा जाता है। ज्वालामुखी कुंड कोलेड्रा। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें विस्फोट होता है तो तभी ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय नीचा धंस जाता है। धंसे हुए विध्वंस गर्त ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। कोलेरा कहलाता है। इनको यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा को भंडार न केवल विशाल है वरन इनके पास बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 किलोमीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर चला जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी फैली है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अंतर्वेदी अंतर आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलते हैं उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनता है। आग्नेय शैल ज्वालामुखियों के ठंडा होने से बनता है। लावा का यह जमाव या
यह तो धरातल पर पहुंचकर होता है, यह धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलों पर लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है, और पतालीय प्लूटोनिक शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाए तो आकृतियां बनती है। आकृतियां अंतर्वेधी आकृतियां कहलाती हैं। और ये जो है चित्र में देखा जा सकता है। बैथोलिट क्या हो? यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी-कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बेथोलिट कहा जाता है। लेकोलिट ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल व पाइरूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित एक्सफोलेटेड हो चुकी हैं व धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लेकोलिथ व बेथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लेपोलिथ, फैकोलिथ व सील ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी सूसर के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति संक्लाइन के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानों का एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है जो क्रमशः बैकोलिथ में विकसित होते हैं। यही प्रक्रिया फैगोलिथ के साथ भी है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। डाइक जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर इसी बीच अवस्था में ठंडा हो जाए तो दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी चट्टानों में आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो ज्वालामुखी है, दक्कन ट्रैप की शैली किस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार है? शिल्ड। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या कमी रही है, क्या सुधार किया जा सकता है। वीडियो को देख